नमस्कार, मैं आकाश देशवाल। कैसी है मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं तो अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें। हम आप लोगों के लिए क्राइम से जुड़ी स्टोरी लाते रहते हैं और आप लोग भी उन स्टोरी को भरपूर प्यार दे रहे हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी ही एक और स्टोरी लेकर आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। आपको बता दें कि हम किसी भी तरीके के क्राइम को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। जितनी भी स्टोरी हम आपको दिखाते हैं या बताते हैं वो सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबा दो, क्योंकि और जो हम स्टोरी आपके लिए लाते रहते हैं उन स्टोरी का मजा लो। हमारे चैनल पर आपको बड़े क्रिमिनल की स्टोरी से लेकर खबरों की अपडेट तक सब कुछ मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, बहुत बातें हो गई अब तो। खैर, अब बात करते हैं आज की स्टोरी की। आज बात उस अपराधी की करेंगे जिसने सादिक कालिया के साथ मिलकर एक साल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर किए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलीम चिकना की। सलीम चिकना की गिनती डी कंपनी के बड़े शूटरों में हुआ करती थी। सलीम बाइक चलाने का एक्सपर्ट था। कहते हैं कि वो बाइक को इतने अच्छे से बैलेंस करता था कि जब भी किसी टारगेट को खत्म करने जाना होता था तो वो उसके पीछे बाइक इतनी धीमे कर देता था कि मानो बाइक रुकी हुई हो, और जैसे ही ये टारगेट को खत्म करते वैसे ही बाइक को भगा दिया करता था। इसने ज्यादातर शूट आउट सादिक कालिया के साथ ही किए थे, पर ऐसा भी नहीं था कि ये सिर्फ सादिक कालिया के साथ ही जाता था या सारी वारदातों को अंजाम इसने इसी के साथ दिया हो। सलीम चिकना ने आरिफ कालिया, जो कि सादिक कालिया का भाई था, राशिद मालबारी, मुन्ना जिंगाड़ा, फिरोज कोंकनी जैसे खूंखार शार्प शूटरों के साथ मिलकर कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया था। वो सलीम चिकना ही था जिसने अरुण गवली की पॉलिटिकल पार्टी के चीफ जितेंद्र दाभोलकर को मारने में मुन्ना जिंगाड़ा और सादिक कालिया का साथ दिया था। ये जो नाम हमने आपको बताए सलीम चिकना के साथ वाले जितने भी हैं, ये सभी डी कंपनी के खास शूटर हुआ करते थे। डी कंपनी जब भी इन्हें किसी काम पर भेजती थी तो वो काम पूरा होता था, और उसके पूरा हो जाने के बाद डी कंपनी इन सभी को एक सेफ हाउस में रखती थी, अंडरग्राउंड कर दिया करती थी। और जब मामला ठंडा हो जाता था तो ही इन्हें बाहर निकाला जाता था, नहीं तो इनकी जगह दूसरे शूटरों को काम पर लगा दिया जाता था। या फिर ऐसा होता था कि अगर ये पुलिस की नज़रों में आ जाते थे तो इनकी जगह दूसरे लोगों को सामने कर दिया जाता था। अब इस काम से सलीम चिकना जैसे शूटर हमेशा सेफ रहते थे। इन सभी शूटरों को डी कंपनी में भर्ती करने से पहले कराची में ट्रेंड किया जाता था। कहते हैं कि शिवसेना पार्टी के नेता मोहन रावले को मारने की प्लानिंग में सादिक कालिया के साथ सलीम चिकना भी था। हालांकि ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। तभी 1997 में छोटा शकील ने सलीम चिकना, सादिक कालिया, मुन्ना जिंगाड़ा और राशिद मालवारी को कराची बुलाया। अब कराची बुलाने का एक मकसद था और वो था कि छोटा राजन को मारना। लेकिन इसकी खबर छोटा राजन को लग जाती है और वो बैंकॉक से कंबोडिया चला जाता है। अब इससे सभी लोगों की प्लानिंग फेल हो जाती है। अब क्योंकि ये सभी और छोटा राजन को मारने के लिए बैंकॉक पहुंच जाते हैं तो ये वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ से सीधा जाते हैं नेपाल, और नेपाल से भारत में वापस आते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने डी कंपनी के कहने पर अपने सारे काम बराबर चालू रखे। उधर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और प्रदीप शर्मा की टीम सलीम चिकना और सादिक कालिया की धरपकड़ में लगी थी। वो हर जगह दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही थी। अब सादिक कालिया बहुत ज़्यादा शातिर था। वो किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास नहीं रखता था जिससे पुलिस को कोई सबूत लगे। लेकिन वहीं सलीम चिकना एक पेजर यूज किया करता था, जो क्राइम ब्रांच ने इस पेजर को सर्विस लॉन्च पर लगा दिया। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्राइम ब्रांच को इसकी लोकेशन नहीं मिली, तो क्राइम ब्रांच ने पेजर की कंपनी से इसे लेकर बात की तो कंपनी ने बताया कि इस पेजर का बिल जमा नहीं है, जिस वजह से ये बंद है। अब क्योंकि ये डी कंपनी का बेहद शातिर शार्प शूटर था और क्राइम ब्रांच इसे हर हाल में पकड़ना चाहती थी, तो क्राइम ब्रांच ने कंपनी को पेजर का बकाया बिल चुका दिया और इस पेजर को फिर से शुरू करा दिया। अब जैसे ही पेजर शुरू हुआ तो सलीम चिकना के पेजर पर एक मैसेज जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा इनाम निकला है, और उसके नीचे एक नंबर मेंशन कर रखा था। अब नंबर पर सलीम चिकना ने बात की और जैसे ही उसने बात की तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता लग जाती है। अब लोकेशन थी मुंबई के नागपाड़ा हलके में एलेक्जेंड्रा टॉकीज के पास। अब क्योंकि दया नायक बराबर इस पर नजर बनाए हुए थे तो उन्होंने देरी ना करते हुए उस इलाके की पुलिस को उस लोकेशन पर भेजा। दया नायक को जितनी भी खुफिया जानकारी, जैसे उसकी बाइक का नंबर, कलर और भी बहुत कुछ सलीम चिकना को लेकर जो भी सारी जानकारी मिली थी उन्होंने पुलिस को दे दी। तभी 11 दिसंबर 1997 को जब टीम वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा कि बाइक तो वहां खड़ी है लेकिन वहां सिर्फ एक आदमी है।
तो पुलिस ने दूसरे आदमी के आने का इंतजार किया, लेकिन सादिक कालिया और सलीम चिकना दोनों ने वहां खड़ी सादी वर्दी में पुलिस को पहचान लिया और वो उस जगह वहां पहुंचे ही नहीं जहां पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन पुलिस को यह बात पता लग जाती है और पुलिस शाम तक सलीम चिकना को धर दबोचती है। अब इससे ठीक एक दिन बाद यानी 12 दिसंबर को पुलिस सादिक कालिया का भी दादर के फूल बाजार में एनकाउंटर कर देती है। तभी पुलिस मुन्ना जिंगाड़ा और राशिद मालवारी को गिरफ्तार कर लेती है और सलीम चिकना समेत अब ये तीनों जेल में थे। लेकिन 1999 तक इनकी बारी बारी करके एक एक करके इन तीनों की जमानत कर दी गई और जमानत के बाद ही ये तीनों ने कराची का रुख किया, जहां इन्हें छोटा राजन पर हमला करने का प्लान बनाना था। अब ये तीनों इस बार छोटा राजन को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते थे, उनकी पूरी तैयारी थी और पूरे प्लानिंग के तहत फिर साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला कर दिया जाता है। हालांकि इस हमले में छोटा राजन तो बच जाता है, लेकिन उसका खास रोहित शर्मा मारा जाता है। इस शूटआउट के बाद मुन्ना जिंगाड़ा काफ़ी फेमस होता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शूटआउट में मुन्ना जिंगाड़ा के साथ सलीम चिकना भी मौजूद था। कहते हैं कि आज भी मुन्ना जिंगाड़ा, राशिद मालवारी और सलीम चिकना पाकिस्तान में अपनी बची कुची जिंदगी बिता रहे हैं। खालिद पहलवान की स्टोरी में हमने आपसे एक सवाल पूछा था और सवाल था कि खालिद ने कौन सी मूवी में काम किया है। इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन की खून पसीना मूवी। इस मूवी में उसने अमिताभ बच्चन के साथ फाइट सीन किया था। तो ये थी सलीम चिकना की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा सुधार सकें। और हमें दीजिए आप इजाज़त, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।